नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम 5वें अध्याय को पढ़ना शुरू कर चुके थे। यह हमारा 5वां अध्याय जिसका नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसके प्रथम भाग में हमने सामाजिक विषमता, बहिष्कार और भेदभाव के परिचय को समझा था, जाना था और आज इस अध्याय के दूसरे भाग में हम उन विशेष समूहों की चर्चा करने जा रहे हैं जिनके प्रति ये सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार लंबे समय से होता आया है। तो आज हम जाति और जनजाति की सामाजिक बहिष्कार के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जाति और जनजाति दो व्यवस्थाएं जो विषमता को कायम रखती हैं एवं न्याय संगत सिद्ध करती है। तो हमारे भारतीय समाज में ये दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं। इनके कारण विषमता हमारे समाज में व्याप्त है और साथ के साथ यहाँ कई चीज़ों को न्याय संगत भी स्वीकार किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे जाति की, जो कि एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्थापित है। तो बच्चों, हम जाति और जनजाति की चर्चा हमारे अध्याय 3 में अच्छे से कर चुके हैं। तो यहाँ हमें उससे कुछ संबंधित बातों को याद करना होगा जो हम पहले अध्याय 3 में जान चुके हैं। तो जाति की अगर हम चर्चा करते हैं तो जाति व्यवस्था एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था है जो विशेष जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को लागू करती है एवं न्याय संगत ठहराती है। तो ये बिल्कुल सच है बच्चों कि ये जाति व्यवस्था हमारे देश भारत की एक विशिष्ट सामाजिक संस्था है और इसमें क्या किया जाता है कि किसी जाति विशेष में जन्म लेने वाले या पैदा होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एक भेदभावपूर्ण व्यवहार को अपना लिया जाता है, लागू किया जाता है और इस व्यवहार को न्याय संगत भी ठहराया जाता है। भेदभाव के यह व्यवहार अपमानजनक, बहिष्कारी तथा शोषणकारी हैं। ये जो जाति संबंधी भेदभाव है यह हमेशा से ही काफ़ी अपमानजनक, बहिष्कारी तथा शोषणकारी रहा है। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती थी। यदि हम ऐतिहासिक रूप में बात करें तो जाति व्यवस्था सामान्यतः किसी व्यक्ति के व्यवसाय और उसकी समाज में परिस्थिति के अनुसार उनका वर्गीकरण करती थी। प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी थी। इसका तात्पर्य है कि एक विशेष जाति में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उसकी जाति से जुड़ा था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तो बच्चों, ये चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि किसी भी जाति विशेष का जो आधार था वो उसका व्यवसाय था और जो व्यक्ति किसी भी विशेष जाति में जन्म लेता वो स्वतः ही उस व्यवसाय को ही करने के लिए बाध्य होता था। यानी एक प्रकार से वह उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था और उसके पास करने के लिए और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं थे। प्रत्येक जाति का सामाजिक परिस्थिति या हैसियत के अधिक्रम में एक विशेष स्थान भी होता था। ये भी हम जानते हैं बच्चों कि इस जाति व्यवस्था में हर जाति का सामाजिक परिस्थिति और हैसियत के संबंध में एक विशेष क्रम पाया जाता था। सिर्फ सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ही व्यावसायिक श्रेणियां श्रेणीबद्ध नहीं थी, बल्कि प्रत्येक वृहत व्यावसायिक श्रेणी के अंदर पुनः श्रेणी क्रम था। तो यह भी हम जानते हैं बच्चों कि किसी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार व्यवसायों का श्रेणीकरण तो था ही, लेकिन उसके बाद इन श्रेणियों के अंतर्गत भी पुनः श्रेणीकरण किया जाता था। धर्मग्रंथ के सख्त नियमों के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति को निश्चित रूप से अलग रखा जाता था और जो धर्मग्रंथों के नियम थे उनके अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति दोनों को अलग अलग रखा जाता था। सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे के अनुरूप होती थी और ये दोनों सामान्यतः एक दूसरे के अनुरूप होती थी, अर्थात जिन लोगों की सामाजिक परिस्थिति उच्च थी उनकी आर्थिक स्थिति भी संपन्न हुआ करती थी। अतः स्पष्टतया सामाजिक जैसे जाति तथा आर्थिक हैसियत में घनिष्ठ संबंध था। उच्च जातियां प्राय निर्विवाद रूप से
उच्च आर्थिक परिस्थिति की थी, जबकि निम्न जातियां प्राय निम्न आर्थिक स्थिति की होती थी। तो बच्चों यहाँ यह स्पष्ट है कि जो उच्च जातियां थी, जिन्हें समाज में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी या समाज के अधिक्रम में जो उच्च स्थान पर आती थी, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ या संपन्न हुआ करती थी, जबकि निम्न जातियों के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी। उनकी सामाजिक स्थिति या प्रतिष्ठा जो थी वो भी कम मानी गई थी और साथ के साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी नीची या निम्न हुआ करती थी। आधुनिक काल में विशेष रूप से 19वीं सदी से जाति तथा व्यवसाय के बीच के संबंध काफ़ी ढीले हुए हैं। यह हम जानते हैं बच्चों कि कई बदलाव हुए और फिर 19वीं सदी से जाति और व्यवसाय के बीच के जो संबंध हैं वो काफ़ी ढीले हुए हैं। व्यवसायिक परिवर्तन संबंधित अनुष्ठानिक धार्मिक प्रतिबंध आज उतनी आसानी से लागू नहीं किए जा सकते हैं तथा पहले की अपेक्षा अब व्यवसाय परिवर्तन आसान हो गया है। तो जो व्यवसायिक प्रतिबंध किसी भी जाति पर लगाए जाते थे और उससे संबंधित जो अनुष्ठानिक धार्मिक प्रतिबंध लगाए जाते थे वो अब उतने ज़्यादा आसानी से लागू नहीं हो पाते हैं। साथ के साथ व्यवसाय को परिवर्तित करना, यानी जो जाति विशेष का व्यवसाय है उसके बजाय कोई और व्यवसाय किसी व्यक्ति द्वारा किए जाना अब काफ़ी आसानी से हो पाता है। व्यवस्था के थोड़ा कम सख्त होने पर मोटे तौर पर समान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाली जातियों के बीच का फासला कम हुआ है और इस प्रकार जाति व्यवस्था के थोड़ा कम सख्त होने पर ऐसी जातियां जो समान सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति रखती हैं उनके बीच का जो फासला है, उनके बीच के जो अंतर हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। परंतु विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच जातीय अंतर अभी भी बना हुआ है। लेकिन अलग अलग जो सामाजिक आर्थिक समूह हैं जिनमें स्तर की विभिन्नता है उनके बीच जातीय अंतर अब भी काफ़ी बना हुआ है। यद्यपि समाज निश्चित रूप से बदला है लेकिन व्यापक स्तर पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बच्चों हम जानते हैं कि समाज में काफ़ी बदलाव हुआ है लेकिन फिर भी ये बदलाव जाति व्यवस्था के संबंध में एक व्यापक स्तर पर नहीं हो पाया है। यह आज भी सच है कि समाज का साधन संपन्न व ऊंचे ओहदे वाले वर्ग में अत्यधिक कथित उच्च जाति के लोग हैं और जब भी हम समाज में इस चीज़ को देखते हैं कि जो ऊंचे ओहदे वाले और साधन संपन्न लोग हैं वो किन जातियों के हैं तो यह पता चलता है कि आज भी वो उच्च जाति के ही लोग हैं, जबकि वंचित तथा निम्न आर्थिक स्थिति वाले वर्ग में कथित निम्न जातियों की प्रधानता है। और इसके विपरीत जब हम वंचित लोगों की बात करते हैं या निम्न आर्थिक स्थिति वाले लोगों की बात करते हैं तो आज भी उन लोगों में अधिकतर निम्न जातियों वाले लोग ही प्रधान हैं। इसके अतिरिक्त कथित ऊंची व नीची जातियों के गरीब और संपन्न तबकों के अनुपात में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो ऊंची जातियां कहलाती थी या जो नीची जातियां कहलाती थी उन दोनों के गरीब और जो संपन्न तबके हैं उन दोनों में दिन रात का अंतर है, क्योंकि ऊंची जातियों में भी संपन्न लोगों के अलावा कुछ गरीब लोग भी हैं और इसी प्रकार ही नीची जातियों में भी गरीब लोगों के अलावा कुछ संपन्न लोग भी उपस्थित हैं। यह सच है कि एक सदी से चल रहे सामाजिक आंदोलनों ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, उत्पादन व्यवस्था में भारी बदलाव आए तथा साथ ही स्वतंत्र भारत की राजसत्ता ने सार्वजनिक क्षेत्र में जाति पर अंकुश लगाने की भरपूर कोशिश की। तो इस प्रकार जो एक सदी भर से सामाजिक आंदोलन चलाए गए उनके कारण कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उत्पादन व्यवस्था में कई सारे बदलाव आए हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र भारत की जो राजनीति रही या जो राजसत्ता रही उसने सार्वजनिक क्षेत्र में जाति की जो व्यवस्था है इस पर अंकुश लगाने का भरपूर प्रयत्न किया। लेकिन इन परस्पर प्रयत्नों के बावजूद 21वीं सदी में भी जाति भारतीयों के जीवन अवसरों को सतत प्रभावित कर रही है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रयासों या प्रयत्नों के बावजूद भी आज 21वीं सदी में भी ये जो जाति नामक संस्था है ये भारतीयों के जीवन अवसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है।
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत। तो बच्चों अब कुछ तालिकाएं आप देखोगे जिनमें हम विभिन्न जाति और समुदाय समूहों के जो गरीबी की रेखा से नीचे का प्रतिशत है उसे जानेंगे और जो संपन्न वर्गों का प्रतिशत है उसे भी जानेंगे। तो ये पहली तालिका है। यहाँ आप देखिए हमने जाति एवं समुदाय समूह को रखा है। तो सबसे पहले यहाँ है अनुसूचित जनजातियाँ, उसके बाद है अनुसूचित जातियाँ, उसके बाद है अन्य पिछड़े वर्ग, अगड़ी जातियाँ और मुसलमान। तो ग्रामीण भारत की और नगरीय भारत की हमने अलग अलग स्थिति रखी है। 816 रुपये या कम प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय को ग्रामीण भारत के लिए आधार माना गया है और नगरीय भारत के लिए 1000 रुपये या कम प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय को आधार माना गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि अनुसूचित जनजातियों में ग्रामीण भारत में लगभग 45.3% लोग गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या में आते हैं और इसी प्रकार नगरीय भारत में अनुसूचित जनजातियों के लगभग 24.1% लोग जो हैं वो इस गरीब रेखा की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों में 31.5% लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और 21.7% लोग नगरीय भारत में जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग में यह प्रतिशत ग्रामीण भारत में 22.7% है और नगरीय भारत में 15.4% है। वहीं अगड़ी जो जातियां हैं उनका सिर्फ 15.5% ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे हैं। वहीं नगरीय भारत में यह सिर्फ 8.1% ही है। और सबसे अंत में यदि हम मुसलमानों की स्थिति देखें तो ग्रामीण भारत में लगभग 26.9% मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे थे 2011-12 में और वहीं जो नगरीय भारत है वहाँ पर 22.7% मुसलमान इस गरीबी रेखा से नीचे पाए गए। अब बच्चों अगली जो तालिका है यहाँ हम पुनः गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत ही देख रहे हैं 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार। यहाँ पर अब हम उच्च जातियों की बात कर रहे हैं या हम कहें यहाँ हम वास्तव में धर्म अनुसार जो आंकड़े हैं वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले जाति एवं समुदाय समूह में यहाँ हिंदू जो है उस धर्म को रखा गया है। ग्रामीण भारत में यहाँ 25.6% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। नगरीय भारत में 12.1%। यदि हम ईसाइयों की बात करें तो ईसाइयों में से ग्रामीण भारत में 22.2% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में 5.5% लोग। इसके बाद सिखों की अगर बात करते हैं तो सिखों में से सिर्फ 6.2% ग्रामीण भारत के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि नगरीय भारत में उनमें से 5% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और सबसे अंत में यदि हम सभी समूहों की बात करते हैं तो कुल मिला के 25.4% लोग ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे हैं और 13.7% लोग नगरीय भारत में गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन आंकड़ों के बाद बच्चों हम समृद्ध जनसंख्या के प्रतिशत को भी जांचते हैं कि किनका प्रतिशत समृद्धि के मामले में अधिक है और किनका कम है। तो इधर हमने जाति और समुदाय समूह रखे हैं। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो ग्रामीण भारत में जो यहाँ आधार माना गया है वो ये है 1000 रुपये या अधिक प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय वाले परिवारों को आर्थिक रूप से समृद्ध जनसंख्या माना गया है। वहीं शहरी या नगरीय क्षेत्र में 2000 रुपये या उससे अधिक प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय को समृद्ध आर्थिक स्थिति माना गया है। तो अनुसूचित जनजातियों का ग्रामीण भारत में सिर्फ 1.4% जो है वो समृद्ध आर्थिक स्थिति वाला है और नगरीय क्षेत्र में सिर्फ 1.8% ऐसा है। वहीं अनुसूचित जातियों का ग्रामीण भारत में सिर्फ 1.7% समृद्ध स्थिति वाला है और नगरीय भारत में 0.8%। और अन्य पिछड़े वर्गों की बात करें तो अन्य पिछड़े वर्गों में लगभग 3.3% लोगों की ग्रामीण भारत में स्थिति आर्थिक रूप से संपन्न लोगों में आती है। वहीं नगरीय भारत में इनका प्रतिशत है 2%। इसके बाद अगर हम मुसलमानों को देखते हैं तो इनके ग्रामीण भारत में कुल 2% लोग ऐसे हैं जो कि आर्थिक रूप से संपन्न हैं। वहीं
नगरीय भारत में यह प्रतिशत और भी कम है, सिर्फ 1.6% मुसलमानों की ही स्थिति आर्थिक रूप से संपन्न लोगों में आती है। उसके बाद हिंदुओं में कुल 8.6% लोग ग्रामीण भारत में पूरी तरीके से आर्थिक संपन्न हैं और लगभग 8.2% लोग नगरीय भारत में संपन्न हैं। और ये जो समृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत है, ये 1999-2000 के आंकड़ों पर आधारित है। इसी प्रकार समृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ हम एक दूसरे तरीके से देख पा रहे हैं। जैसे ईसाइयों का प्रतिशत जो है ग्रामीण भारत में 18.9% ईसाई आर्थिक रूप से समृद्ध है, वहीं नगरीय भारत में लगभग 17% ईसाई आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। वहीं सिखों की बात करें तो सिखों में से 31.7% ग्रामीण भारत के सिख आर्थिक रूप से संपन्न हैं और सिर्फ 15.1% नगरीय भारत के सिख आर्थिक रूप से संपन्न हैं। वहीं अन्य उच्च जातियों की बात करें तो अन्य उच्च जातियों का जो अर्थ है, इसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मिलित नहीं हैं। तो ये अन्य उच्च जातियों में से 17.9% लोग ग्रामीण भारत में आर्थिक रूप से संपन्न है, समृद्ध है। वहीं नगरीय भारत में यह आंकड़ा 14.4% है। उसके पश्चात यदि सभी समूहों को कुल मिलाकर हम बात करें तो ग्रामीण भारत में 4.3% लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और शहरी या नगरीय भारत में लगभग 4.5%। और इन तालिकाओं से बच्चों यहाँ यह स्पष्ट है कि खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये आर्थिक रूप से संपन्न ना होकर के गरीबी रेखा से नीचे वाले जो इनका प्रतिशत है वो काफी अधिक है। अब हम बच्चों बात करते हैं अस्पृश्यता की। अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित एवं दूषित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक अनुशास्त्रियों या दंडों का विधान करता है। तो वास्तव में अस्पृश्यता हमारे जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित और दूषित पहलू है और इसके अंतर्गत जो धार्मिक और कर्मकांडीय आधार पर शुद्ध और अशुद्ध की अवधारणा दी गई है, उसी से संबंधित जिन जातियों को सबसे नीचा माना जाता है, उन सबसे नीची मानी जाने वाली जातियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक अनुशास्त्रियों या दंडों का विधान किया जाता है। यानी उनके खिलाफ तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं और यदि वे लोग उन प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कई सारे दंडों का भी प्रावधान होता है। भारत के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में दूर से अशुद्धता की धारणा विद्यमान थी, जिसके अनुसार अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति की उपस्थिति अथवा छाया ही अशुद्ध समझी जाती थी। तो बच्चों, हमारे देश भारत के ही कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि विशेष रूप से हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ दूर से ही अशुद्धता की धारणा भी विद्यमान थी। यानी ये माना जाता था कि जो अछूत समझे जाने वाली जाति से संबंधित व्यक्ति हैं, वो दूर से भी आ रहा हो और उसकी छाया भी पड़ जाए तो अन्य जाति के लोग अछूत हो जाते हैं या अन्य जाति के लोग अशुद्ध हो जाते हैं, यह माना जाता था। इस शब्द का अक्षरिक अर्थ सीमित होने के बावजूद अस्पृश्यता की संस्था शारीरिक संपर्क से बचने या अछूत से दूर रहने का आदेश तो देती ही है। ये जो अस्पृश्य शब्द है उसका मतलब है जिसे छुआ नहीं जाना चाहिए। तो इस संस्था की अस्पृश्यता की यदि हम बात करें तो यह शारीरिक संपर्क से बचने या अछूत से दूर रहने का जो संदेश है वो तो देती ही है या ये आदेश तो देती ही है। इसके अतिरिक्त साथ ही तथाकथित अछूत के लिए कई सामाजिक अनुशास्त्रियों की व्यवस्था भी करती है। तो साथ के साथ ये कई ऐसे दंडों का प्रावधान करती है जो कि उस अछूत के सामने आ जाने पर उसे दिया जाना चाहिए। अस्पृश्यता के
तीन मुख्य आयाम माने गए हैं। एक है अपवर्जन या बहिष्कार, यानी उनको अलग थलग रखना, पृथक रखना। दूसरा है अनादर, यानी उनका बिल्कुल भी आदर ना करना। तीसरा है अधीनता और शोषण, यानी ऐसी अस्पृश्य जातियों को जिन्हें अछूत माना गया, उनके साथ बहुत लंबे समय तक शोषण किया गया या उन्हें अपने अनुसार उनसे कोई भी कार्य कराया गया। उन्हें लंबे समय तक जो ऊंची जातियां हैं उन्होंने अपने अधीन ही रखा। तो यह अस्पृश्यता इन तीनों आयामों में प्रदर्शित होती है, अपवर्जन या बहिष्कार के रूप में, अनादर के रूप में और साथ ही अधीनता और शोषण के रूप में। यद्यपि अन्य यानी स्पृश्य माने जाने वाली नीची जातियों को भी कुछ हद तक अधीनता और शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें बहिष्कार का उतना चरम रूप नहीं सहना पड़ता जो कि अछूतों के लिए आरक्षित है। तो बच्चों याद रखना है आपको कि जो अन्य जातियां हैं जिन्हें स्पृश्य यानी छूने योग्य तो माना जाता है, लेकिन नीची जातियां कही जाती हैं, उन्हें भी कुछ हद तक तो अधीनता और शोषण का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन उनके साथ उतना बहिष्कार नहीं किया जाता था जितना कि अन्य जो अस्पृश्य जातियां हैं उनके प्रति किया गया। दलितों को तो बहिष्कार के इतने भयंकर रूप भुगतने पड़ते हैं जो और समूहों को नहीं सहने पड़ते। तो दलित या अस्पृश्य जो भी जातियां रही, उन्हें बहिष्कार के इतने भयंकर या इतने गहन रूप देखने पड़े जो कि अन्य जातियों को कभी भी नहीं सहने पड़े। साथ ही उनसे अनेक छोटे काम जोर जबरदस्ती से कराए जाते हैं, जैसे किसी धार्मिक उत्सव पर ढोल नगाड़े बजाना। साथ ही साथ इन अस्पृश्य लोगों से, अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों से कई सारे छोटे मोटे काम तो जोर जबरदस्ती से ही करवा लिए जाते थे, जैसे किसी धार्मिक उत्सव पर ढोल नगाड़े आदि बजवाने के एवज में उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था। अनादर और अधीनता अनेक कार्य सार्वजनिक रूप से कराना अस्पृश्यता की प्रथा का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो उनका अनादर करना और कई अधीनता सूचक कार्य उनसे करवाना अस्पृश्यता की प्रथा का ही एक हिस्सा हमेशा से रहा है। उन्हें तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों के प्रति जबरदस्ती सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अनिच्छापूर्वक कई व्यवहार करने पड़ते हैं। तो ऐसी दलित या अछूत जातियों को जो ऊंची मानी जाने वाली जाति थी, उनके प्रति जबरदस्ती कई सारे व्यवहार या सम्मान रूपी व्यवहार प्रदर्शित करने पड़ते थे, जैसे टोपी या पगड़ी उतारना, पहने हुए जूतों को उतारकर हाथ में पकड़कर ले जाना, सिर झुकाकर खड़े रहना, एकदम साफ या चमचमाते हुए कपड़े नहीं पहनना आदि। तो बच्चों, इन लोगों ने बहुत से अत्याचार सहे हैं, बहुत शोषण का सामना किया है, जैसे कि अनिच्छापूर्वक या ज़बरदस्ती ही ऊंची जाति के लोगों के प्रति सम्मान स्वरूप ये सारे व्यवहार करना, अपनी टोपी या पगड़ी उतार देना, अपने पहने हुए जूतों को उतार कर हाथ में लेकर के जाना, सिर झुका कर के खड़े रहना, एकदम साफ या चमचमाते कपड़े पहनकर ऊंची जाति के लोगों के सामने न आना आदि। इन तथाकथित अस्पृश्यों को पिछली अनेक शताब्दियों से सामूहिक रूप से भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है। इन नामों की अपनी व्युत्पत्ति कुछ भी हो और इनका मूल अर्थ चाहे कुछ भी रहा हो, पर अब वे सब अत्यंत अपमान सूचक एवं निंदात्मक हैं। तो इन अस्पृश्यों या दलितों को लंबे समय से या शताब्दियों से कई अलग अलग नाम दिए गए हैं, और ये अलग अलग नामों की उत्पत्ति कैसे भी हुई हो, आज के दौर में, आज के समय में ये सभी शब्द अत्यंत निंदाजनक और अपमान सूचक माने जाते हैं। महात्मा गांधी ने इन जाति नामों के निंदात्मक आरोप को दूर करने के लिए 1930 के दशक में उन्हें हरिजन कहकर पुकारना शुरू किया। हरिजन जिसका शाब्दिक अर्थ परमात्मा के बच्चे हैं। तो गांधी जी ने इस बात का ध्यान किया और यह माना कि ये जो अलग अलग जाति नाम का निंदात्मक आरोप है, इसे दूर किया जाना चाहिए, और तब उन्होंने 1930 के दशक में इन अस्पृश्य माने जाने वाली दलित जातियों के प्रति हरिजन शब्द उपयोग किया, जहाँ हरिजन का अर्थ होता है परमात्मा के
बच्चे। किंतु भूतपूर्व अस्पृश्य समुदायों और उनके नेताओं ने एक दूसरा शब्द दलित गढ़ा, जो इन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। तो अस्पृश्य समुदाय जो रहे और उनके जो नेता रहे, उन्होंने अपनी तरफ से दलित शब्द उपयोग में लेना शुरू किया और ये दलित शब्द आज भी इन समूहों का उल्लेख करने के लिए उपयोग किया जाता है। दलित शब्द का अक्षरिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ और यह उत्पीड़ित लोगों का द्योतक है। तो ये जो दलित शब्द है उसका अर्थ ही होता है पैरों से कुचला गया या कुचला हुआ, और यह पीड़ित किए गए लोगों का द्योतक है। यह शब्द न तो अंबेडकर द्वारा गढ़ा गया था और न ही अक्सर उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, पर इसमें उनका चिंतन तथा दर्शन एवं उनके उस आंदोलन का मूल भाव निश्चित रूप से गुंजायमान है जो उनके नेतृत्व में दलितों को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया था। तो ये शब्द दलित अंबेडकर ने नहीं गढ़ा था या फिर उन्होंने इसका प्रयोग भी अधिक नहीं किया था, लेकिन यह शब्द उनके चिंतन तथा दर्शन का समावेश करता है और उनका जो आंदोलन था उसके मूल भाव को सम्मिलित करता है। और उन्होंने अपने नेतृत्व में दलितों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन लंबे समय तक चलाया था। जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम। तो राज्यों द्वारा और अन्य संगठनों द्वारा ये जाति और जनजाति के जो भेदभाव हैं उनको खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी चर्चा आप कर लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही भारतीय राज्य यानी भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाती रही है। तो बच्चों याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही हमारे देश की सरकार इन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कई प्रकार के विशेष या विशिष्ट कार्यक्रम चलाती रही है। ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की थी, जिनमें उन जातियों तथा जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण विशेष बर्ताव का पात्र माना गया था। तो बच्चों ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कई अनुसूचियां तैयार की गई और इन अनुसूचियों में विशेषकर ऐसी जातियों और जनजातियों के नाम सूचीबद्ध किए गए थे जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर भेदभाव या बहिष्कार किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन नीतियों को तो जारी रखा ही गया, उनमें कई नई नीतियां भी जोड़ दी गई और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार की ये जो अनुसूचियां थी और उनकी जो नीतियां थी उन्हें जारी रखा गया और साथ के साथ कई सारी नई नीतियों का भी समावेश किया गया। इनमें सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह किया गया कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ विशेष कार्यक्रम जोड़ दिए गए हैं। और सबसे बड़ा जो समावेश था, जो परिवर्तन था, वो ये था कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से ही अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ नए विशेष कार्यक्रमों को जोड़ दिया गया। पुराने और वर्तमान जातीय भेदभाव को दूर करने और उससे हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए राज्य की ओर से जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है उसे आम लोगों में आरक्षण के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों वास्तव में जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए या जो क्षति कुछ जातियों को हुई उसकी पूर्ति करने के लिए राज्य की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया उसे हम सामान्य लोग आरक्षण के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए कुछ स्थान या सीटें अलग निर्धारित कर दी जाती हैं। तो वास्तव में आरक्षण क्या है? तो सार्वजनिक जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं उन सभी पक्षों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कुछ निर्धारित सीट या स्थान आरक्षित कर दिए जाते हैं या निर्धारित कर दिए जाते हैं।
आरक्षण की यदि हम बात करें तो यह किस किस जगह किस किस रूप में दिया गया है, तो राज्य और केंद्रीय विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण। तो आरक्षण का एक यह प्रकार है कि जो भी सरकार बनाई जाती है वहाँ जो भी सीटें किसी भी राज्य या केंद्रीय विधानमंडल में होती हैं उनमें से कुछ सीटों को आरक्षित रखा जाता है। इसी प्रकार सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अंतर्गत सरकारी सेवा में भी नौकरियों का आरक्षण रखा गया है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक संस्थाओं में भी सीटों का आरक्षण रखा गया है। खासकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो क्षति हुई उस क्षति की पूर्ति के लिए या जिस प्रकार वो पिछड़े रहे, जिस प्रकार वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से काफ़ी बहिष्कृत रहे, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए ये सभी प्रकार का आरक्षण उपयोग लिया गया। आरक्षण के अतिरिक्त और भी बहुत से कानून हैं जो जातीय भेदभाव, विशेष रूप से अस्पृश्यता को ख़त्म करने, रोकने अथवा इसके लिए दंड देने के लिए बनाए गए हैं। तो बच्चों याद रखना है कि कई ऐसे कानून भी बनाए गए जिनके द्वारा जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। ऐसे शुरुआती कानूनों में एक था 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि केवल धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। तो बच्चों याद रखना है कि 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ धर्म या जाति के परिवर्तन के कारण नागरिकों को किसी भी प्रकार के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा ही सबसे हाल का कानून था 2005 का संविधान संशोधन 93वां संशोधन अधिनियम, जो 23 जनवरी 2006 को एक कानून बना था। तो हमने सबसे पुराने कानून की बात करी और जो सबसे नया कानून था वो था 2005 का संविधान संशोधन, जो कि 93वां संशोधन था और ये 23 जनवरी 2006 को कानून बनाया गया। 93वां संशोधन उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए था, जबकि 1850 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों को भर्ती करने की इजाज़त देने के लिए बनाया गया था। तो वास्तव में ये 93वां संशोधन और 1850 का अधिनियम दोनों ही शिक्षा से संबंधित थे। इस 93वें संशोधन द्वारा जो भी उच्चतर शिक्षा की संस्थाएं हैं उनमें अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया, जबकि 1850 का जो अधिनियम था उसके द्वारा जो भी सरकारी स्कूल थे उनमें दलितों को भर्ती करने के लिए एक इजाज़त दी गई। उन्हें कहा गया कि उन्हें भी अब सरकारी विद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा। इन दोनों के बीच और अनेक कानून बनाए गए जिनमें वस्तुतः सबसे महत्वपूर्ण थे भारत का संविधान, जो 1950 में लागू किया गया था, और 1989 का अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो बच्चों इन दोनों तिथियों के बीच कई सारे कानून बनाए गए जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था हमारे देश भारत का संविधान, जो कि 1950 में लागू किया गया। इसके अतिरिक्त 1989 में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी लागू किया गया। संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में कर दिया और उपयुक्त आरक्षण संबंधी उपबंध लागू किए। तो हमारे संविधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी उसे खत्म कर दिया गया, जो कि कौन से अनुच्छेद में किया गया? 17वें अनुच्छेद में। और साथ के साथ आरक्षण संबंधी विभिन्न प्रकार के जो उपबंध थे उनको भी लागू कर दिया गया। 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम ने दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंड देने के उपबंधों में संशोधन करके उन्हें और मजबूत बना दिया। 1989 या 1989 में उपचारण निवारण जो अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम ने जो भी दलित और आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा की जाती थी या जो अपमानजनक कार्य कराने के लिए उन्हें कहा जाता था, तो इन कार्यों के
खिलाफ, ऐसे बहिष्कार के खिलाफ जो दंड का प्रबंध था उसे और कड़ा या मजबूत बना दिया गया। कोई सरकारी कार्यवाही अकेले ही सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकती, इसके लिए जन सहयोग की भी आवश्यकता होती है। तो हमने जाना कि विभिन्न अधिनियम, विभिन्न कानून बनाए गए इस संबंध में, पर यह भी सच है कि कोई भी सरकारी कार्यवाही अकेले ही किसी सामाजिक परिवर्तन को नहीं ला सकती है। कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जन सहयोग और जन जागरूकता की आवश्यकता पड़ती है। हर हाल में कोई भी सामाजिक समूह, भले ही वह कितना भी कमजोर और सताया हुआ हो, सिर्फ अत्याचारों का शिकार ही नहीं होता है। मानव विषम परिस्थितियों में भी न्याय तथा मान मर्यादा के लिए एकजुट होकर स्वतः संघर्ष करने को सदा तैयार होते हैं। तो कोई भी सामाजिक समूह हो, जिसे कितना भी कमजोर बनाया गया हो, कितना भी सताया गया हो, ऐसा समूह सिर्फ अत्याचारों का ही शिकार नहीं होता रहता है। अंततः उस समूह के लोग मिलजुट करके विषम परिस्थितियों में भी न्याय की उम्मीद करते हैं और अपनी मान मर्यादा को एकजुट होकर बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए दलित लोग भी स्वयं राजनीतिक, आंदोलनात्मक और सांस्कृतिक मोर्चों पर अधिकाधिक सक्रिय होते गए हैं। तो समय के साथ जो दलित लोग थे वे स्वयं भी अलग अलग क्षेत्र में राजनीतिक रूप से, आंदोलनात्मक रूप से और सांस्कृतिक मोर्चों पर अधिक से अधिक मिलते गए या एकजुट होते गए। ज्योतिबा फुले, योतीदास, पेरियार, अंबेडकर जैसे अनेक दलित नेताओं द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के दौर में संघर्ष एवं आंदोलन किए गए थे। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे नेता रहे जैसे ज्योतिबा फुले, योतीदास, पेरियार, अंबेडकर। इन सभी ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले दलितों के खिलाफ हुए संघर्ष और अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाए थे। वे और अन्य नए आंदोलन भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी और कर्नाटक की दलित संघर्ष समिति जैसे समकालीन राजनीतिक संगठनों द्वारा चलाए जाते रहे हैं। तो जिस प्रकार के आंदोलन स्वतंत्रता से पहले चलाए गए, उसी प्रकार के और अन्य नए आंदोलन भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी द्वारा और कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति जैसे जो समकालीन राजनीतिक संगठन हुए, उनके द्वारा लगातार चलाए जाते रहे हैं। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने जाना कि कैसे जाति और जनजातियों के प्रति लंबे समय से एक बहिष्कार और अपवर्जन और भेदभाव को किया जाता रहा, कैसे समय के साथ इसमें बदलाव आए, किस प्रकार विभिन्न कानूनों को बनाया गया और कैसे उनकी स्वयं की जो चेतना है वो इस क्षेत्र में एक नई दिशा लेकर आई। तो बच्चों, हमारे इस 5वें अध्याय को हम हमारे अगले भाग में भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।